अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी में से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम शुरू किया था। तो इसके बारे में हमने ओवरव्यू ली थी और इसके बारे में हमने जनरली पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली इसमें से जो हमने पाथवेज पढ़े थे उन पाथवेज में से हम वन बाई वन पढ़ेंगे। तो ये 3 पाथवेज हमने पढ़े थे। सबसे पहले क्लासिकल पाथवे जो कि स्पेसिफिक थ्रू इम्यून सिस्टम, एक स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जनरेट करता है, और दूसरी अल्टरनेटिव पाथवे जो कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है, और तीसरी मोनोज बाइंडिंग लेक्टिन जिसको हम NBLB कहते हैं इन शॉर्टकट। तो वो भी एक नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम तरह रिस्पॉन्ड करता है। सो लेट्स बिगिन विद द क्लासिकल पाथवे। The classical pathway is considered to be a part of the specific immune response because it relies on antibodies to initiate it. तो क्लासिकल पाथवे को इस तरह कंसिडर किया जाता है कि ये एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज जनरेट होकर अपना टाइम लेने के बाद, उसको जनरेशन के बाद इस बैक्टीरिया पे बाइंड हुई है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के बाइंडिंग के बाद ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रही है। जबकि जो अल्टरनेटिव और MLB जो पाथवेज हैं उसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती और उसमें डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप लोगों को याद होनी चाहिए जो कि C3b जो कॉम्प्लीमेंट 3b प्रोटीन है उसकी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसकी रोल आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों का एक अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटीबॉडीज अटैच होती है, वो एंटीबॉडीज जो कि इसके अगेंस्ट बनाई गई है, हमारे इम्यून सिस्टम ने बनाई है, और वो अब इस एंटीजन्स के साथ बाइंड हुई है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सरफेस पे एंटीजन्स हैं और एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है वो एंटीबॉडीज अब अवेलेबल है हमारे इम्यून सिस्टम में और वो इसके साथ बाइंड हुई है। तो इनके बाइंडिंग के बाद अब हमारी इम्यून सिस्टम काम शुरू करेगी, ठीक है। अब ये भी इस तरह नहीं है कि इसको हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने इस पे काम नहीं किया होगा। अगर एंटीबॉडीज ना भी हो तो हमारी इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट तब भी काम करती है, लेकिन अगर हमारी हमारी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो इसको एलिमिनेट ना कर पाए तब तक, जब तक एंटीबॉडी बनी हो, तो तब तक ये एंटीबॉडीज बन जाए तो एंटीबॉडीज फिर अपनी रोल प्ले करती हैं। सो एंटीबॉडीज के अटैचमेंट के बाद, जिस तरह मैं कई बार ये बात मेंशन कर चुका हूँ कि हमारी जो एंटीबॉडीज है IgG IgM, इनके रिसेप्टर्स और इनकी जो FC पोर्शन होती है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस मीन्स के जैसे ही ये अटैच हो जाए तो ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती है और इनकी जो FC पोर्शन है, जो टेल पोर्शन है, जो लास्ट पोर्शन है, ये एक रिसेप्टर डिस्प्ले करती है और वो रिसेप्टर क्या करती है, वो C1 के साथ C1 को एक्टिवेट करती है, जो हमारी कॉम्प्लीमेंट 1 प्रोटीन है हमारी सर्कुलेशन में, उसको एक्टिवेट करती है। सो we were discussing later it relies on a specific immune response. So इसके बाद C1 becomes activated when it binds to the ends of antibody. तो ये C1 कब एक्टिवेट होती है, जब ends of antibody जो कि खास माइक्रोब के साथ या एंटीजन के साथ अटैच होती है, तो इसके बाद C1 एक्टिवेट होती है। फिर इसके बाद the building of a C3 activation complex. C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स किस तरह बनती है, once C1 is activated, ठीक है, C1 एक्टिवेट हो गया, it activates two other complement proteins. तो ये क्या करती है, दो अदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट करते हैं C2 एंड C4 बाय कटिंग देम इन हाफ। इन दोनों को बीच में ब्रेक करती है C2AB जो पोर्शन होते हैं, ठीक है, C2 को फारिग कर देता है और C2B को अपने साथ अटैच कर देता है और फिर इस तरह C4 के साथ भी करता है, C4 से
C4A अलग कर देता है और C4B अपने साथ अटैच कर देता है। सो C2 इज क्लीव इनटू C2A एंड C2B। C2 को अलग से क्लीव करते हैं C2A और C2B में, और इस तरह C4 को भी C4A C4B में। Both C2A and C2B bind together on the surface of bacteria, और ये क्या करते हैं, ये C1 के साथ बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर ही बाइंड हो जाते हैं। C2 and C4, C2B and C4A diffuse away। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था। तो जो लास्ट पॉइंट है C2B and C4B diffuse away, ठीक है। दिस इज नॉट C2B, दिस इज C2A एंड C4A। तो ये क्या हो जाते हैं, ये उनसे जुदा हो जाते हैं अपने जो C2B पोर्शन है और C4B पोर्शन है, उनसे जुदा हो जाते हैं और सर्कुलेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो C2B है और C4B है, ये आपस में अटैच होते हैं। तो C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, हाउ डज C3 activation complex forms? C2A and C4B, C2B and C4B bind together on the surface of on the surface to form a C3 activation complex। तो ये क्या करती हैं, ये C3 एक्टिवेशन, ये एक साथ होकर C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाती है। और C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का बनने का क्या फ़ायदा है? द फंक्शन ऑफ C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज टू एक्टिवेट C3 प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख लें, C2B और C4B एक साथ हुए, कंबाइन हुए, ठीक है। उन्होंने C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है जो कि रेड शेप में दिया हुआ है। और इसमें क्या किया हुआ है, फिर इसमें C3 जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 3 है, जिसके A और B सब यूनिट्स हैं, तो इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है और इससे जो A सब यूनिट है उसको अलग कर दिया है और C3B को अपने साथ अटैच करेगी ताकि आगे जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सके। सो दिस इज डन बाय क्लीविंग C3 इनटू C3A एंड C3B। फिर इसके बाद क्या होती है, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़रूरी हमारी कॉम्पोनेंट प्रोटीन है और जो सबसे काम की चीज़ है वो C3B प्रोटीन है। ठीक है, C3 का B वाले सब यूनिट जो B पोर्शन है। सो many C3B molecules are produced by C3 activation complex। तो ये जो C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिर्फ इस तरह नहीं करता कि सिर्फ एक ही C3 मॉलिक्यूल को दो में डिवाइड करता है, नहीं, बल्कि ये बहुत से C3 मॉलिक्यूल्स को 2 में डिवाइड करता है। ठीक है, ए पोर्शन को अलग कर देता है उससे और बी को अलग कर देता है, उनकी हाइड्रोलाइसिस कर देता है एक्चुअली, और इस तरह बहुत सी C3B मॉलिक्यूल्स बनाता है। The C3B bind to and coat the surface of the bacteria। तो इस तरह जो मल्टीपल C3B मॉलिक्यूल जो कि बने हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरियल सरफेस को कवर करते हैं, उस पर अटैच होते हैं। C3B इज एन ऑप्सोनिन। तो ये क्या करती है, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि C3B एक्ट एज अ ऑप्सोनिन। C3B या हमारे पास जो IgG या IgM एंटीबॉडीज हैं वो भी एज अ ऑप्सोनिन एक्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर C3B का भी जिक्र कर दिया है। ऑप्सोनिन्स आर मॉलिक्यूल दैट बाइंड बोथ टू बैक्टीरिया एंड फेगोसाइट्स। ठीक है, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक तरफ बैक्टीरिया के साथ अटैच होते हैं, तो दूसरी तरफ फेगोसाइट के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और इस तरह ये फेगोसाइटेशन में हेल्प करती हैं और फेगोसाइट्स को इंगल्फ में हेल्प करती हैं। ऑप्सोनाइजेशन इंक्रीज फेगोसाइटोसिस बाय 1000-fold। तो ये क्या करती है, ऑप्सोनाइजेशन जो है ना, ये 1000 टाइम फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती है। तो फिर इसके बाद C3 जो कि हमने C3 यूनिट से जुदा किया था, ठीक है, और C3B सब यूनिट बैक्टीरिया पे अटैच हुआ था, और यहाँ पर हमारे पास C3 सर्कुलेशन में
खुला छोड़ दिया था। अब ये C3 क्या करेगा, ये चला जाएगा, इसके अलग से रिसेप्टर होते हैं और जो मास्ट सेल होते हैं उस पर रिसेप्टर होते हैं। C3A इंक्रीज द इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग टू मास्ट सेल्स एंड काजिंग देम टू रिलीज हिस्टामिन। तो ये क्या करेगी, ये इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एनहांस करेगी और इसके साथ मास्ट सेल के साथ बाइंड होगी क्योंकि इसके रिसेप्टर मास्ट सेल पे होते हैं और मास्ट सेल क्या करेगी, हिस्टामिन रिलीज करेगी। और फिर जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि हिस्टामिन के रिलीज होने से क्या होगी, जो कीमोटैक्टिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स वगैरह ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसी तरह जो बैक्टीरिया होगी इस तरह इसकी किलिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर डायग्राम में देख लें, हिस्टामिन के C3 के भी रिसेप्टर्स हैं और C5 के भी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों C5A और C3A, इन दोनों के रिसेप्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर हमारे सर्कुलेशन में ये C5A और C5B हैं सेपरेटेड हैं तो ये यहाँ पर अटैच होंगे और इस तरह इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंक्रीज करेगी। तो इसके अलावा C5A क्या करेगी, ये कीमोटैक्सिस की तरह रोल प्ले करेगी, कीमोटैक्टिक एजेंट की तरह ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को भी अटैक करेगी। सो बिल्डिंग द C5 activation complex, eventually enough C3B is cleaved that the surface of the bacteria begins to become saturated with it। तो आखिर इस तरह ऐसी लेवल पहुंच जाती है कि उसमें हमारे पास इतने सारे C3B मॉलिक्यूल्स बने होते हैं कि वो बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है उसको कवर कर सकती हैं। फिर इसके बाद क्या होती है, C2B एंड C4B विच मेक अप टू C3 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स एज अ स्लाइट अफिनिटी फॉर C3B एंड C3B बाइंड्स टू देम। तो C2B और C4B के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो C3B की होती है और इस तरह C3B इनके साथ बाइंड होगी। When C3B binds to C2B and C4B, it form a new complex referred to as the C5 activation complex। तो जब C3B भी इनके साथ बाइंड हो जाए तो फिर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे C5 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेशन क्या करेगी, the C5 activation complex C2B, C4B और C3B activates C5 protein by cleaving them into C5A and C5B। तो इस जो C5 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स है इसको हम C5 कन्वर्टेज भी कह सकते हैं, जिसको हमने पहले डायग्राम में डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है, ये C5 जो प्रोटीन है उसको क्लीव करता है C5A और C5B में। फिर C5B प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दी C5 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। तो C5 एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है C5B प्रोटीन और दिस C5B बिगिंस टू कोट द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये भी C5B जो है ना, ये भी C3B की तरह बैक्टीरियल सरफेस को कोट करेगी और इस पर अटैच होगी, ठीक है। अब C5 का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जिस तरह C3B का है, C3A का जिस तरह रोल है और इस तरह C5A का भी इम्पोर्टेंट रोल है। सो C5A क्या करती है, इसके भी मास्ट सेल पे रिसेप्टर होते हैं, ये भी मैंने पहले डिस्कस कर दिया। C5A डिस्पर्सेस अवे फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये C5A पोर्शन जो है वो बैक्टीरिया से दूर चला जाता है, ठीक है। और जो B पोर्शन है वो C5B की तरह सरफेस पे बाइंड होता है और C5A और C3A और C5A ये दोनों एक तरह के रोल प्ले करते हैं और ये हिस्टामिन पर मास्ट सेल पर बाइंड होते हैं और हिस्टामिन रिलीज करते हैं। और C5A का जो एक इम्पोर्टेंट रोल और है वो ये कि कीमोटैक्टिक एक्टिविटी करती हैं। तो यहाँ पर लिखा है मोस्ट पावरफुल कीमोटैक्टिक फैक्टर नॉन फॉर लिपोसाइट। तो ये एक मोस्ट पावरफुल कीमोटैक्टिक फैक्टर है। सो
बिल्डिंग द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इस तरह बन जाता है, जो C5b सबसे पहले जो कन्वर्ट हुआ था वो क्या करता है, अब C5b ऑन सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया बाइंड टू C6, तो ये C6 के साथ अटैच हो जाता है। द बाइंडिंग ऑफ C6 टू C5b एक्टिवेट्स C6 सो दैट इट कैन बाइंड टू C7। तो C6 की बाइंडिंग के बाद अब C7 के लिए रास्ता खुल गया। अब C7 C6 के साथ बाइंड होगी और C7 क्या करेगी, C7 बाइंड टू C8 विच इन टर्न बाइंड टू मेनी C9। तो C7 क्या करेगी, C7 C8 के साथ बाइंड होगी और C8 क्या करेगी, वो कई C9 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगी। टुगेदर दीज प्रोटीन्स फॉर्म अ सर्कुलर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करते हैं, कंबाइनली ये जो सारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसको कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये एक गन की तरह रोल प्ले करते हैं फिर बैक्टीरिया के सरफेस पे, और बैक्टीरिया को शूट करती है डिफरेंट जगहों पर। बैक्टीरिया को मतलब बैक्टीरिया में होल बनाती है और इस तरह बैक्टीरिया को किल करते हैं। सो देखते हैं कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स किस तरह काम करती है, इनकी मैकेनिज्म किस तरह होता है एग्जैक्टली। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को हम मैक भी कहते हैं इन शॉर्टकट। द मैक काजेस साइटोलाइसिस। तो ये इसकी जो बेसिक मैकेनिज्म है वो साइटोलाइसिस कॉज करती है। द सर्कुलर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक्ट एज अ चैनल इन विच साइटोप्लाज्म कैन रश आउट ऑफ एंड वाटर रश इन। तो ये क्या करती है, ये ऐसे चैनल बनाती है, ऐसे पोर्स बनाती हैं मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू उनके साइटोप्लाज्म के जो कंपोनेंट्स है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर से वाटर साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, जिससे बैक्टीरिया किल होता है। द सेल इनर इंटेग्रिटी इज कंप्रोमाइज्ड एंड इट डाइज। तो इसकी जो इनर इंटेग्रिटी है वो ख़त्म हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है, और इस तरह सेल अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता और सेल किल हो जाता है। तो डायग्राम देख लें, माइक्रोबियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके पास इसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्सेस बने हैं C5b, C6, C7, C8, C9, ठीक है। और ये क्या करती है, इसमें परफोरेशन करती है, इसमें लाइसिस करती है मेम्ब्रेन में। और ये नीचे लिखा है साइटोलाइसिस लॉस ऑफ सेलुलर कंटेंट्स थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म बाय मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स C5 to C9। तो ये C5 to C9 जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली इसको हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये परफोरेशन काज करती है और इस तरह सेल की डेथ काज होती है। सो दिस वाज द क्लासिकल पाथवे। So in next lecture we will cover the remaining pathways, that is lectin pathway, one lectin pathway, and another one is alternative pathway. So see you in next lecture.